प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम प्रांतीय सरकार पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने 1935 के अधिनियम में संघीय व्यवस्था पर बात की थी। आज हम प्रांतीय जो शासन चलता था 1935 के अधिनियम में, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि प्रांतीय जो शासन था या प्रांत में जो पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी और 1919 के अधिनियम में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त करके प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वायत्तता देने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस थे, वो अपन डिटेल में अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले बताएं कि 1935 के अधिनियम द्वारा सबसे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया वो प्रांतों में एक पृथक वैधानिक सत्ता प्रदान की गई। अब प्रांतीय सरकारें भारत सरकार की एजेंट मात्र नहीं रही, बल्कि उनका अलग अस्तित्व हुआ, उनको अलग से सत्ता प्राप्त हुई और ये 1 अप्रैल 1937 से ये प्रांत अपना काम प्रारंभ कर दिया था। व्यवहार के अंदर प्रांत में जो का प्रमुख बनाया गया वो गवर्नर था, पहले की तरह ही कि 1935 के अधिनियम में प्रांतों की जो कार्यपालिका शक्ति थी वो गवर्नर में निहित थी। प्रांतों की जो कार्यपालिका शक्ति थी वो गवर्नर में निहित थी। बम्बई, मद्रास, बंगाल के गवर्नरों को सम्राट भारत मंत्री की सिफारिश पर नियुक्त करता था और अन्य प्रांतों के गवर्नरों को गवर्नर जनरल की सिफारिश पर ही नियुक्ति दी जाती थी। उनकी जो सेवा शर्तें हैं या उनकी जो शक्तियां हैं वो 1919 के अधिनियम के ही तरह रही। उनकी जो शान शौकत या राजकीय सम्मान में कोई कमी नहीं की गई। थोड़ा सा वैधानिक परिवर्तन इनकी स्थिति में ये किया गया कि जब गवर्नर उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर कार्य करता था वह गवर्नर जनरल के नियंत्रण से मुक्त होता था, लेकिन जब वह अपने विवेक अथवा व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर कार्य करता था तो गवर्नर जनरल के नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन ही कार्य करता था। ये से एक वैधानिक स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे गवर्नर की शक्तियों के बारे में कि साधारण परिस्थितियों में गवर्नर से ये आशा की गई कि वो मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर कार्य करे, लेकिन अधिनियम का उद्देश्य गवर्नर को केवल संवैधानिक शासक ही नहीं बनाना था, बल्कि उसे अधिनियम के द्वारा गवर्नर को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ उसे दी गई। तो गवर्नर की शक्तियों को हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले करेंगे गवर्नर की वैधानिक शक्ति के रूप में, स्वविवेकी शक्ति के रूप में और विशेष उत्तरदायित्व के संबंध में उसकी क्या शक्तियाँ थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नर की स्वविवेकी शक्तियाँ कि गवर्नर स्वविवेक की जो शक्तियाँ थी उस शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों के परामर्श के बिना वो करता था और वो अपने विवेक के अनुसार ही उन शक्तियों का उपयोग करता था। जिसमें हम जैसे कार्यपालिका के क्षेत्र में लें तो कार्यपालिका के क्षेत्र में स्वविवेक में जैसे अधिनियम की धारा 91 के अनुसार जो चीज़ें वर्जित की गई थी, जैसे पिछड़ी हुई जो जनजातियां हैं उनके क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में, मंत्रियों की नियुक्ति और उनको पद से हटाने के संबंध में, मंत्रियों के वेतन जबकि वे विधानमंडल के द्वारा निश्चित न कर दिए जाएं तो निश्चित करने का उसे अधिकार था। शासन तंत्र को नष्ट भ्रष्ट करने के उद्देश्य से की गई हिंसक और विनाशकारी कार्यवाहियों को रोकना, ये उसके कार्यपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। प्रांतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर करता था। प्रतिरक्षा के संबंध में गवर्नर को विशेष निर्देश जारी करने के भी अधिकार थे। अपने व्यक्तिगत कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका वेतन निश्चित करने का अधिकार गवर्नर को था। ये कार्यपालिका के क्षेत्र में था। फिर स्वविवेक में विधायी क्षेत्र में वो प्रांतीय विधानमंडल की बैठक बुलाता था, स्थगित कर सकता था, उन्हें विघटित कर सकता था। यानी व्यवस्थापिका की बैठक बुलाना, स्थगित करना या उसे विघटित करने का अधिकार गवर्नर को था। प्रांतीय व्यवस्थापिका में कुछ विशेष प्रकार के जो विधेयकों को पुनः स्थापित करने के लिए पूर्व अनुमति देने का काम गवर्नर करता था।
किसी विधेयक अथवा उसकी किसी धारा पर चल रहे वाद विवाद को वो अचानक रोक भी सकता था। प्रांतीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना या वीटो का प्रयोग करना या उन्हें गवर्नर जनरल के विचारार्थ सुरक्षित रखना, ये भी गवर्नर जनरल की जो विधायी यानी कानून निर्माण की शक्तियाँ थी उसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा अध्यादेश जारी करने या गवर्नर के अधिनियम बंद करने की शक्ति भी गवर्नर को थी कि गवर्नर अपने द्वारा अध्यादेश पारित कर सकता था या गवर्नर अधिनियम अधिनियमित कर सकता था। अब आती है वित्तीय शक्तियाँ, स्वविवेकी शक्तियों में, कि वित्तीय क्षेत्र में भी गवर्नर को यह निर्देश दिए गए कि बजट का अधिकांश भाग गवर्नर के द्वारा ही निर्धारित किया जाता था। बजट की कौन सी मत सापेक्ष है, कौन सी मत निरपेक्ष है, इन सब के अतिरिक्त वह बजट के मत सापेक्ष विधानमंडल द्वारा स्वीकृत या कम की गई शक्ति, अनुदान मांग की महत्वपूर्ण ये जो शक्तियां हैं, यानी कहने का तात्पर्य कि संपूर्ण बजट पर गवर्नर का आधिपत्य था। गवर्नर अपने स्वविवेक से अधिनियम की धारा 93 के अनुसार एक और अन्य महत्वपूर्ण जो शक्तियां थी उनके अनुसार वो आवश्यक हो तो प्रांतीय शासन की सभी शक्तियां अपने हाथ में भी ले सकता था। इससे यह घोषणा करने का भी अधिकार था कि प्रांत में संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन का संचालन नहीं किया जा सकता। घोषणा के बाद वह मंत्री परिषद को भंग कर सकता था, विधानसभा का विघटन कर सकता था और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त प्रांतीय सरकार के समस्त सरकारी निकायों का शासन अपने हाथ में ले सकता था। नवंबर 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के द्वारा त्यागपत्र देने के बाद गवर्नर के द्वारा अपने आर्टिकल 93 की शक्ति का प्रयोग किया गया। अब बात आती है गवर्नर की विशेष उत्तरदायित्व की शक्ति कि व्यक्तिगत निर्णय की शक्ति भी गवर्नर को प्राप्त थी। अधिनियम की धारा 52 के अनुसार गवर्नर को कुछ विशेष उत्तरदायित्व दिए गए। इन उत्तरदायित्वों के पालन में वह गवर्नर मंत्रियों को परामर्श लेने के लिए बाध्य तो था, लेकिन गवर्नर मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। गवर्नर मंत्री परिषद को परामर्श को मानने के लिए बाध्य न होने के कारण इस परामर्श का कोई महत्व ही नहीं रह गया। इस बात को मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण मंत्री परिषद के जो सदस्य थे विशेष उत्तरदायित्व से संबंधित कार्यों का गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर पाते थे कि हम सलाह देंगे, उसे मानेगा या नहीं मानेगा, ये गवर्नर की इच्छा पर निर्भर करता है। तो गवर्नर के ये विशेष उत्तरदायित्व को हम कुछ बिंदुओं के रूप में आपसे बात करते हैं कि प्रांत अथवा उसके किसी भाग में शांति की स्थापना अथवा शांति भंग करने वाले खतरे का निवारण, अल्पसंख्यक वर्गों के उचित हितों की रक्षा, सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों व उचित हितों की रक्षा, देशी रियासतों के अधिकारों तथा उसके शासकों के हितों की रक्षा, उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा, व्यापारिक विभेद की रोकथाम, आंशिक रूप में अपवर्जित क्षेत्रों का प्रशासन, ये सारी चीज़ें गवर्नर, इनका बहाना लेकर गवर्नर जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियों का उपयोग करता था। इसके अलावा प्रांतों के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी गवर्नर के द्वारा ही की जाती थी। प्रांतीय पुलिस पर प्रभाव डालने वाली जो नियम होते थे उनमें संशोधन भी गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर ही करता था। इसीलिए प्रोफेसर कीथ ने ये कहा कि यदि प्रांतों में गवर्नर इन विशेष उत्तरदायित्वों के आधार पर गंभीरता से कार्य करे तो यह निश्चित है कि उत्तरदायी शासन कभी उत्पन्न ही नहीं होगा। कितनी सारी उसको स्वविवेकी शक्तियां दे दी गई कि मंत्री जो जनता के प्रति उत्तरदायी, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे, उनका कोई महत्व नहीं रह गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गवर्नर केवल एक वैधानिक शासक ही नहीं था बल्कि एक स्वेच्छाचारी शासक भी था। अब हम बात करेंगे कि गवर्नर को जो सहायता देने के लिए जो संसदीय व्यवस्था में होता है वो मंत्री परिषद और होती है। तो मंत्री परिषद की क्या योग्यताएं थी, उसके कैसे कार्य करता था कि 1935 के अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि गवर्नर को विभिन्न कार्यों में
मंत्रणा और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। कानून के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति और उनको पद से हटाने का अधिकार गवर्नर को था, परंतु गवर्नर को ये भी निर्देश दिया गया कि गवर्नर के द्वारा उसी व्यक्ति से को मंत्री बनाए, उसी व्यक्ति को मंत्रियों के पद के लिए नियुक्त करे जिसके पीछे व्यवस्थापिका का बहुमत हो। तो गवर्नर प्रांतीय विधानमंडल के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता था और मुख्यमंत्री की मंत्रणा के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। ये उसे अपेक्षा की गई, तो मंत्री विधानसभा को के विश्वास पर्यंत अपने पद पर रह सकता था। ये संसदीय व्यवस्था की इस व्यवस्था को यहाँ स्वीकार किया गया। मंत्रियों की योग्यताएं क्या थी कि जो मंत्री थे प्रांतीय विधानमंडल के, उन्हें दोनों सदनों में किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी था। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया गया तो उसे 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में किसी एक उसकी सदस्यता लेनी आवश्यक थी। मंत्रियों का वेतन विधानमंडल के द्वारा व्यवस्थापिका के द्वारा ही निश्चित किया जाता था और एक बार वेतन निश्चित कर देने के बाद उनके कार्यकाल में वेतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर अपन 1935 के अधिनियम को सही तरीके से समझ लें तो हम हमारे भारतीय संविधान को भी समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। लगभग हमारे संविधान का 70% हिस्सा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अंतर इतना है कि ये ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया है, वो हम स्वतंत्र जो भारत के अंदर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ये कहें उसे संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा तैयार किया गया था। इतना अंतर है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और यहाँ एक अधिराज्य की स्थिति वाली स्थिति की का अंतर उसमें देख सकते हैं। मंत्रियों की संख्या अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या का प्रश्न प्रांतों की आवश्यकता पर छोड़ दिया गया। इसलिए जैसे उड़ीसा में केवल 3 मंत्री ही बनाए गए तो बंगाल में 12 मंत्री थे। मंत्रियों के कार्यभार को हल्का करने के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की भी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई। प्रांतों में उत्तरदायी शासन जो था वो एक तरह से अपूर्ण था, कारण कि प्रांतीय विधानमंडल में जो मंत्रियों पर नियंत्रण रखते थे वास्तव में जनता के प्रतिनिधि नहीं थे, क्योंकि मताधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त था और वो भी वर्ग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर था। इसके अलावा विधानमंडल के प्रति अनुत्तरदायी गवर्नर को प्रशासन में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक शक्तियाँ होने की वजह से ये जो प्रांतीय उत्तरदायित्व की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल अपूर्ण थी। ये तो अपने कार्यपालिका की बात की, कार्यपालिका में गवर्नर और मंत्री परिषद। अब अपन बात करेंगे प्रांतीय व्यवस्थापिका की आसाम, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास, बम्बई में व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बनाया गया, लेकिन पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उड़ीसा, मध्य प्रांत में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रही। प्रथम सदन का नाम विधानसभा था और द्वितीय सदन का नाम विधान परिषद रखा गया। कि 2 सदन, जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था थी तो प्रथम सदन को विधानसभा कहा जाता था और द्वितीय सदन को विधान परिषद कहा जाता था। विधानसभा में के सब सदस्य निर्वाचित होते थे, किंतु विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ नामजद सदस्य भी होते थे। अब बात आती है विधानसभा का गठन कैसे होता था। तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या हर प्रांत में अलग अलग रखी गई। जैसे मद्रास में 215 सदस्य थे, तो बम्बई में 175 सदस्य थे, तो पंजाब में भी 175 थे, बंगाल में 225 थे, तो संयुक्त प्रांत में 228, बिहार में 152, मध्य प्रांत और बरार में 112, आसाम में 108, उड़ीसा और सिंध में 60 सदस्य और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 50 सदस्य। यानी कि जनसंख्या के उसके क्षेत्र के आधार पर इनकी अलग अलग विधानसभा के सदस्यों की संख्या रखी गई। आज भी हमारे भारत में यही स्थिति है। प्रांतीय जो पूना समझौते के द्वारा जो समझौता हुआ था उसके आधार पर सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन के आधार पर स्थानों का बंटवारा किया गया। सामान्य स्थानों में से कुछ स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे गए। मुसलमानों, सिखों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियनों, भारतीय ईसाइयों को सांप्रदायिक आधार पर और
कुछ को वाणिज्य, उद्योग, खान व बाग, जमींदार, मजदूर और विश्वविद्यालयों के लिए जो आधा सुरक्षित स्थान रखे गए। ऐसे यूरोपियन भारतीय ईसाइयों को भी इसमें अधिकार दिया गया। इसके अलावा स्त्रियों के लिए भी सुरक्षित स्थान भी हिंदू, मुसलमानों, सिखों, आंग्ल भारतीयों व ईसाइयों में बांट दिए गए थे। विधान परिषदों का ये तो हुआ अपना कि कैसे उनमें बंटवारा किया जाता था। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर में हुआ था, उस आधार पे ये किया गया था। अब बात आती है विधान परिषद का संगठन कि जो दूसरा, जो अभी तो अपन ने विधानसभा की बात की, अब आती है विधान परिषद का संगठन कैसे होता था। कि ये जो 6 प्रांतों में विधान परिषद थी, इनमें जैसे बंगाल में 75 सदस्य थे, मद्रास में 56 सदस्य थे, संयुक्त प्रांत में 60 थे, मुंबई और बिहार में 30 थे, तो आसाम में 22 सदस्य थे। इनकी योग्यता और कार्यकाल, प्रांतीय विधानसभा की जो सदस्यता के लिए 25 वर्ष और प्रांतीय विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु निश्चित की गई थी। कोई व्यक्ति विधान मंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता था। उम्मीदवार के लिए निर्वाचन क्षेत्र में कुछ दिन, लगभग 180 या 120 दिन तक निवास करना भी आवश्यक शर्त रखी गई कि उस क्षेत्र में 120 दिन या 180 दिन के बीच वो रह रहा हो तो ही वो उस क्षेत्र से निर्वाचित हो सकता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था और इसे पूर्व भी भंग किया जा सकता था। इसका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया जा सकता था। 1937 में जिस विधानसभा का गठन हुआ वह 1942 तक कार्य करती रही। लेकिन प्रांतीय विधान परिषद एक स्थायी सदन था। इसके सदस्यों की जो पदावधि थी वो 9 वर्ष थी, पर उनमें से 1/3 सदस्य 3 वर्ष बाद हटा दिए जाते थे और उनकी जगह एक नए सदस्य निर्वाचित किए जाते थे। निर्वाचन का आधार, प्रांतीय व्यवस्थापिका का जो निर्वाचन था वो वयस्क नागरिकों द्वारा नहीं होता था, बल्कि समस्त जनसंख्या के लगभग 14% जनसंख्या को वोट डालने का अधिकार था और मताधिकार जो प्राप्त था वो शिक्षा, संपत्ति व कर की योग्यता के आधार पर प्राप्त था। अब बात करते हैं प्रांतीय व्यवस्थापिका की शक्तियाँ क्या थी। तो सबसे पहले हम विधायी शक्ति की बात करते हैं कि प्रांतीय व्यवस्थापिका को प्रांतीय और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर प्रांतीय और केंद्रीय व्यवस्थापिका ने दोनों ने कानून बना दिया हो और दोनों कानूनों में विरोध हो तो प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा कानून उस सीमा तक रद्द किया जा सकता था जिस सीमा तक वह केंद्रीय व्यवस्थापिका के कानून के विरुद्ध होता था। यानी कहने का कि समवर्ती सूची में कानून बनाने का वर्चस्व केंद्रीय व्यवस्थापिका का ही रहा। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होने के कारण प्रांतों में प्रत्येक विधेयक के लिए दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक था। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते थे। यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में विभेद हो जाए तो गवर्नर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता था और बहुमत के आधार पर उस पर निर्णय लिया जाता था। संयुक्त बैठक में बजट पर दोनों सदनों को विचार करने का अधिकार था, लेकिन अनुदान मांगों पर मत देने का अधिकार केवल विधानसभा को ही प्राप्त था। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। गवर्नर की विशेष शक्तियों के कारण प्रांतीय विधानमंडल की विधायी शक्तियों पर भी बहुत सारे प्रतिबंध थे कि विधेयकों को प्रस्तावित करने के लिए गवर्नर की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती थी। व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर उसके द्वारा विशेषाधिकार का यानी कि वीटो का प्रयोग किया जा सकता था। गवर्नर को स्वयं विधायी शक्तियाँ प्राप्त थी जिसके द्वारा वह विधानमंडल की सहमति के बिना भी अध्यादेश और गवर्नर के अधिनियम जारी कर सकता था। यानी विधायी शक्तियों में भी गवर्नर को एक सुप्रीम शक्ति प्रदान की गई। अब है प्रांतीय शासन पर नियंत्रण की बात कि व्यवस्थापिका पर विभिन्न साधनों द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण कर सकती थी कि प्रशासन पर नियंत्रण व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता था कि वह प्रश्नों के द्वारा, काम रोको प्रस्तावों के द्वारा, आलोचना प्रस्तावों के द्वारा, बजट के अनुदानों की मांग को कम करने के प्रशासन के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर सकती थी। विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मंत्रियों को पद से हटा सकती थी। ये उसको प्रशासन पर
प्रशासन पर नियंत्रण करने का व्यवस्थापिका को अधिकार था। वित्तीय शक्तियाँ कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होने की वजह से वार्षिक बजट दोनों सदनों के सम्मुख उपस्थित करना आवश्यक था, लेकिन अनुदान मांगों पर मतदान का अधिकार केवल विधानसभा को ही प्राप्त था और संपूर्ण व्यय का लगभग 75% भाग मत सापेक्ष होता था। लेकिन गवर्नर को अधिकार था कि वह व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत या कम की गई अनुदान की मांगों को यथापूर्वक यानी कि दोबारा से लागू कर सकता था। इससे वित्तीय क्षेत्र में भी व्यवस्थापिका की शक्ति बहुत कम हो गई थी। अब बात आती है प्रांतीय व्यवस्थापिका का मूल्यांकन। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय व्यवस्थापिका की स्थिति में सुधार तो हुआ, उसकी शक्तियों में भी वृद्धि हुई। इन व्यवस्थापिकाओं की सदस्यता में वृद्धि की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाया गया और निर्वाचकों की संख्या में भी वृद्धि की गई। लेकिन सांप्रदायिक और वर्गीय आधार पर निर्मित व्यवस्थापिकाएं जनता की सच्ची प्रतिनिधित्व नहीं कर पाई। विधान परिषद का गठन तो अलोकतांत्रिक पद्धति पर किया ही गया, वे अनुदारवाद और प्रतिक्रियावाद के एक तरह से प्रतीक बन गए। विधानसभा के गठन में अब भी 86 जो वयस्क जनता थी उनको मताधिकार से वंचित किया गया, सिर्फ 14% जनता को अधिकार था। अधिनियम के द्वारा व्यवस्थापिका की जो विधायी, शासकीय एवं वित्तीय शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध लगाकर उसे बहुत अधिक शक्तिहीन कर दिया गया था। धन्यवाद। अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रांतीय स्वायत्तता की।